Welcome student in Ascent coaching classes, and our subject is geography. Our fourth lesson is the structure of the ocean floor. Let's see what happened in the lesson. The picture is showing you various landforms above the sea level and below the sea level. The name of the landform shown in the given diagram, first one is mountain, second one plateau, third one coast, fourth one continental slope, fifth one continental shelf, sixth one submarine plateau, seventh one marine deep, and last one is island. So these are the various types of landform given in the diagram. You may be asked a question, what parameters were used for the classifying the landforms on the earth? Altitude and the shape of the land were the parameter used for the classifying the landform on the earth. So let's start our lesson with geographical explanation. We know that the proportion of water and land is uneven on the earth. अर्थ पर जो लैंड एंड वाटर है वो अनइवन है, अनइक्वल है. So around 71% of the surface is covered by water, but there is a land even below this water. But यहाँ पे जो लैंड है, ये लैंड वाटर के नीचे भी हमें पाई जाती है. But like water, it is not at the same level. But water ये same level पर equally नहीं हमें दिखाई देता. We classify the various landform on the earth on the basis of altitude. A similar classification can be done for landforms submerged under the water. मीन्स जैसे मैंने आपको पहले ही उसके पार्ट बताया किस तरह से उसके क्लासिफिकेशन किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ अल्टीट्यूड, और इस तरह से यहाँ पर अंडर द सी लेवल उसके क्लासिफिकेशन हमें सबमर्ज थ्रू दिखाई देते हैं. अभी यहाँ पे आपके सामने ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन जो है उसमें जो द रिलीफ ऑफ द ओशन फ्लोर दिया हुआ है उसके बारे में हम देखेंगे. बट उसके पहले कैन यू टेल जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, जो मैंने पहले ही आपको फिगर में आपको बताया कि नेम द लैंडफॉर्म शोन इन द फिगर, जो आपको नाम बताए लैंडफॉर्म के जैसे कि माउंटेन, कोस्ट एक्सेट्रा, उसी तरह से यहाँ पे जो पैरामीटर है, पैरामीटर का इस्तेमाल किया जाता है. पैरामीटर मतलब उसे काउंट करना, और इस तरह से उसके नेमिंग भी दिए जाते हैं. सो ये पैरामीटर, थर्ड वन क्वेश्चन इज व्हाट पैरामीटर्स वेर यूज फॉर द नेमिंग द लैंडफॉर्म्स बिलो वाटर. तो बेसिस ऑन द अल्टीट्यूड, सबमर्ज वाटर, इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. सो देर इज अ ओशन रिलीफ. Second figure is ocean relief. Continent, coast, continental shelf, continental slope, and abyssal plain, and mid-oceanic ridges, marine island, even marine deep, sea level, continent, marine trenches, etc. In the figure, ocean relief. So relief consists of all submerged landform. The structure of the ocean floor differs means various types of different from ocean to ocean. We will look at the sequence of the landform and the details of the major landform on the ocean floor. As we go away from the coast, the structure of the ocean floor changes. Study the explanation below the figure 4.2 together. Now हम अभी क्या देखेंगे, इसके जो लैंडफॉर्म है उसके डिटेल्स हम देखेंगे. जो मेजर लैंडफॉर्म यहाँ पे ऑन द ओशन फ्लोर पर है उसके बारे में हम देखेंगे. फर्स्ट वन है कॉन्टिनेंटल शेल्फ. फर्स्ट वन इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ. द लैंड नियर द कोस्ट एंड सबमर्ज अंडर द सी इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल शेल्फ. ये कहाँ पे आता है ये लैंड? द लैंड नियर द कोस्ट, कोस्ट के पास, इवन सबमर्ज जो है अंडर द सी, इसी को क्या कहा जाता है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहा जाता है. दिस इज द शैलोएस्ट पार्ट ऑफ द ओशन बेड. और ये कैसा पार्ट है? शैलोएस्ट. शैलोएस्ट मीन्स ऊपर का. जैसे आपने ये टू वर्ड्स इंग्लिश अपोजिट वर्ड्स में देखे होंगे, शैलो एंड डीप. तो डीप मतलब अंदर,
एंड शैलो मीन्स थोड़ा सा ऊपर, तो शैलोएस्ट पार्ट ओशन बेड का ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहलाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सबमर्ज कोस्टलैंड, इवन इसे सबमर्ज कोस्टलैंड भी कहा जाता है। सो इट्स स्लोप इज जेंटल, उसकी स्लोप कैसी होती है, जेंटल होती है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ऊपर से आते हैं, जैसे हम कोई चीज़ रखते तो धीरे 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 नीचे आती है, उसी तरह से उसे क्या कहा जाता है, जेंटल स्लोप कहा जाता है। तो यहाँ पे उसका जो स्लोप है वो इसी तरह से हमें दिखाई देता है। द एक्सटेंट ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर, लेकिन कॉन्टिनेंटल शेल्फ हर जगह पे इक्वली हमें नहीं दिखाई देता। इट इज़ नैरो अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ सम कॉन्टिनेंट वाइल इट इज़ ब्रॉड फॉर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर एट अदर्स। कई जगह पे वो नैरो है तो कई जगह पे वो ब्रॉड हमें दिखाई देता है। इट्स अ डेप्थ इज अप टू, उसकी जो डेप्थ है अप टू 200 मीटर्स बिलो द सी लेवल, उसकी जो डेप्थ खोली है मतलब वो कितने अंदर है, तो वो अप टू 200 मीटर तक सी लेवल के अंदर हमें दिखाई देता है। द कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ह्यूमंस। कॉन्टिनेंटल शेल्फ हमारे लिए अगर देखा गया तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक्सटेंसिव फिशिंग ग्राउंड्स आर फाउंड इन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे फिशिंग मतलब जो फिशरी करने वाले लोग हैं उनके लिए ये एरिया सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सो एज दिस पार्ट इज अ शैलो द सनलाइट रीचेस इट्स बेड, अलगाई, प्लैंकटन एक्सेट्रा ग्रो हियर। यहाँ पे जो अलगी आपने साइंस में पढ़ी होगी, तो यहाँ पे जो शैलो पार्ट होने की वजह से जो सनलाइट है वो सनलाइट वहाँ पे पहुँचती है और इसकी वजह से वहाँ पे अलगी, प्लैंकटन जो यहाँ पे ग्रोथ होती है, और ये किसका खाना होता है, फिश का। सो दिस इज फूड फॉर फिश। Natural gas, mineral oil and various minerals can be obtained by mining the continental shelf, और continental shelves through यहाँ पे natural gas, mineral oil, even various types of mineral content किए जाते हैं, obtain किए जाते हैं। For example, Mumbai High located on the continental shelf of the Arabian Sea। अरेबियन सी में जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वहाँ पे एक मुंबई हाई पर ऐसे ही कॉन्टिनेंटल शेल्फ लोकेटेड है। इट इज़ अ सोर्स फ्रॉम वेयर वी ऑब्टेन मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस, और वहाँ से ही हम क्या हासिल करते हैं, मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस। सेकेंड वन इज कॉन्टिनेंटल स्लोप। आफ्टर द एक्सटेंट ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज ओवर द स्लोप ऑफ द सी बेड बिकम्स स्टीपर। जब यहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ ख़त्म हो जाता है तो धीरे धीरे उसका स्लोप और बढ़ता जाता है और स्टीपर हो जाता है, और इसी एरिया को, इसी स्लोप को कॉन्टिनेंटल स्लोप कहा जाता है। द डेप्थ ऑफ द स्लोप फ्रॉम 200 मीटर टू 3600 मीटर, उसकी डेप्थ जो है स्लोप की कहाँ से कहाँ तक है, 200 मीटर टू 3600 मीटर तक। इन सम प्लेसेस इट इज़ मोर, कई सारे प्लेसेस पर वो क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। एंड द कॉन्टिनेंटल स्लोप इज नैरो। कॉन्टिनेंटल स्लोप यहाँ पे कैसा होता है, नैरो मीन्स जैसे आपने देखा कि 2 टाइप्स ऑफ नैरो एंड ब्रॉड, तो इस तरह से कॉन्टिनेंटल स्लोप यहाँ पे नैरो होता है। द लोअर बाउंड्री ऑफ कॉन्टिनेंटल स्लोप इज कंसिडर्ड टू बी द बाउंड्री ऑफ कॉन्टिनेंट, और उसी को यहाँ पे उस कॉन्टिनेंटल स्लोप की बाउंड्री मतलब वहाँ तक ही उसका एरिया होता है। नेक्स्ट वन इज एबिसल प्लेन्स। एबिसल प्लेन्स मीन्स टोटली डीप जो रहता है समुद्र के बीच, उसे कहा जाता है। मीन्स टोटली डीपली या समुद्र के पास। बियॉन्ड द कॉन्टिनेंटल स्लोप लाई द एबिसियल प्लेन विच आर द फ्लैट पार्ट ऑफ द सी बेड, और ये फ्लैट पार्ट होता है सी बेड का। द एबिसियल प्लेन्स कंसिस्ट ऑफ अ वेरियस सबमर्ज लैंडफॉर्म लाइक हिल्स, प्लेट्यूज एक्सेट्रा, और जो एबिसिल प्लान है वो कंसिस्ट होता है वेरियस सबमर्ज जैसे कि हिल्स, प्लेट्यूज, इसमें उसका कंसिडरेशन किया जाता है। नेक्स्ट वन इज माउंटेन रेंजेस एंड द प्लेट्यूज। द हिल्स एंड द माउंटेन्स फाउंड ऑन द ओशंस बेड आर कॉल्ड सबमर्ज हिल एंड माउंटेन्स। जो पार्ट है हिल एंड माउंटेन्स का वो ओशन बेड पर फाउंड होता है और इसीलिए उसे सबमर्ज हिल एंड माउंटेन्स कहा जाता है।
These hills are hundreds of kilometer wide and thousands of kilometer long. ये जो hills है वो कैसे है, hundreds of kilometers wide, hundreds of kilometers wide होते हैं and thousands of kilometers long होते हैं. Peaks of some of the submerged hills come above the sea level and they are visible to us एज मरीन आइलैंड. और वो हमें दिखाई देते हैं, कई सारा पार्ट जो होता है पीक का वो हमें दिखाई देता है क्योंकि वो थोड़ा सा सी लेवल के ऊपर होता है. दे आर विजिबल टू अस एज अ मरीन आइलैंड एंड आइसलैंड इन द अटलांटिक ओशन, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल आर एग्जाम्पल. और ये जो माउंटेन रेंजेस एंड प्लेटोज के एग्जाम्पल यहाँ पे बताए या मरीन आइलैंड के एग्जाम्पल हमारे सामने है, उसमें बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार ये एग्जाम्पल हमें यहाँ पे बताया है. सो द सबमिट्स ऑफ submarine islands are flat and extensive. They are called oceanic or submarine plateaus. For instance, Chagos plateaus in the Indian Ocean. Marine deep and marine trenches. आपके सामने जो पिक्चर है उसमें मरीन डीप एंड मरीन ट्रेंचेस दिखाई देता है. ऑन द ओशन बेड देर आर सम लैंडफॉर्म्स विच आर डीप, नैरो एंड स्टीप. जो लैंडफॉर्म हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं वो कैसे है, डीप, नैरो एंड स्टीप. दे आर कॉल्ड मरीन डीप और ट्रेंचेस. उसी को क्या कहा जाता है, मरीन डीप एंड ट्रेंचेस. जनरली द शैलोवर ones are called marine deeps while deeper ones and extending for longer distance are called trenches. और जो डीपर का पार्ट है और एक्सटेंडिंग होता है लॉन्गर डिस्टेंस में उसी को ट्रेंचेस कहा जाता है. द ट्रेंचेस आर थाउजेंड्स ऑफ मीटर्स डीप फ्रॉम द सी लेवल. और ये जो ट्रेंचेस है ये थाउजेंड्स ऑफ मीटर तक डीप होता है और अंदर होता है सी लेवल के. द मरीना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशन इज द डीपेस्ट ट्रेंच इन द वर्ल्ड. आपको फिल इन द ब्लैंक्स के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है. द डैश डैश इन द पैसिफिक ओशन इन द डीपेस्ट ट्रेंच इन द वर्ल्ड. तो आपका आंसर होगा द मरीना ट्रेंच. इट्स डेप्थ इज अराउंड 11,034 मीटर. उसकी डेप्थ जो है 11,000 अप्रॉक्सीमेटली उसकी इतनी डेप्थ हमें दिखाई देती है. द मिड ओशियनिक सबमर्ज हिल्स एंड द मरीन ट्रेंचेस आर जियोलॉजिकली द मोस्ट एक्टिव एरियाज ऑफ द ओशन बेड इन द वर्ल्ड. देर आर मेनी एक्टिव वोल्केनोज हियर. कई सारे एक्टिव वोल्केनोज भी हमें वहाँ पे दिखाई देते हैं जो कंटिन्यूसली होते हैं. एक्टिव वोल्केनो मतलब कंटिन्यूसली होने वाले वोल्केनोज. सो वही एरिया हमें दिखाई देते हैं कि वहाँ पे ये इस तरह से वोल्केनोज होते रहते हैं. दिस एरियाज आर ऑल्सो अर्थक्वेक प्रोन एरियाज. अर्थक्वेक एंड द वोल्केनिक एरप्शन ऑकरिंग इन द ओशन बेड गिव राइज टू सुनामीज इन द नियर बाय कोस्टल एरिया. यहाँ पे जो इसकी वजह से कई सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, जैसे कि जो अर्थक्वेक है, ये अर्थक्वेक यहाँ पे इवन वोल्केनिक एरप्शन उसी एरिया में होते रहते हैं जो ओशियनिक बेड है वहाँ पे होते हैं और उसकी वजह से सुनामी भी क्रिएट होती है कोस्टल एरिया में. नेक्स्ट वन इज मरीन डिपोजिशन, या आप उसे मराइन डिपोजिशन भी कह सकते हैं. द मराइन बेड्स आर द डीप पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इन रिस्पेक्टिव रीजन्स. हेंस द वेरियस डिपोजिट्स आर फाउंड इन दिस पार्ट. द डिपोजिट्स आर एज फॉलो. यहाँ पे क्या क्या डिपोजिट्स होता है ये हमें नीचे वाले लिस्ट से पता चलेगा. फर्स्ट वन इज पेबल्स, क्ले, सॉइल एक्सेट्रा ब्रॉड बाय रिवर्स, ग्लेशियर्स एक्सेट्रा फ्रॉम द कॉन्टिनेंट. आपको पता है कि रिवर्स इवन ग्लेशियर्स से हमें ये फाउंड होता है. ग्लेशियर्स में उसे हिम नदी ऐसे कहा जाता है, बर्फ की नदी. तो उसमें हमें पेबल्स, क्ले, सॉइल ये हमें फाउंड होता है. उसके बाद the deposition occurs mainly on the continental shelf. These are called marine deposits. और उसी को क्या कहते हैं, marine deposit ऐसे कहते हैं. नेक्स्ट वन इज लावा एंड ऐश. लावा एंड ऐश कैसे होता है. लावा तो आप सभी को पता है जो इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द अर्थ से बाहर आता है. एंड ऐश मीन्स एक जिसे हम कहते हैं कि उसमें कई सारा कचरा रहता है. इन मराठी वर्ड उसे राख कहते हैं. और ये जैसे कि धुएं में उड़ता है जब कोई लकड़ियाँ या जंगल यहाँ पे फायर होता है या जल जाता है उस वक्त कैसे ऐश बाहर पड़ती है ये हमें
उस वोल्केनिक एरप्शन से पता चलता है. सो एश एरप्टिंग आउट ऑफ द वोल्केनिक एरप्शन इज ऑल्सो फाउंड हियर and fine soil particles are deposited on a large scale. Remains of marine plants and animal are mixed in these deposits. और इसमें क्या मिक्स होता है, डिपोजिट्स होता है मरीन प्लांट्स एंड एनिमल्स also. This mixture is made up of fine particles and lies in the form of fine clay. This is around 30% of the deposit. और इसमें टोटली जो पार्टिकल्स होते हैं वो 30% डिपोजिट्स होते हैं. These are called marine ores. To understand the form of the marine life in the ocean and the availability of the minerals on the ocean bed, these deposits are very important. और यही डिपॉजिट जो होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है. सेडिमेंट्री रॉक्स आर फाउंड ड्यू टू द डिपोजिटिंग ऑफ लेयर्स ओवर लेयर्स ऑफ द सेडिमेंट्स एंड द प्रेशर ऑफ द सी वाटर. और इसी वजह से यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट सेडिमेंट्स रॉक अपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, तो इस तरह से सेडिमेंट्स रॉक यहाँ पे फाउंड होता है, डिपॉजिट्स होता है, उसका लेयर यहाँ पे फाउंड होता है. So third one is besides some human induced material is also found here. This includes sewage, solid, waste, radioactive material, waste chemical, plastics, etc. This waste proves the hazardous to the hydrosphere. Hazardous मतलब harmful, नुकसानदायी, ऐसा ये मटेरियल यहाँ पे होता है. जो मटेरियल के नाम आपके सामने है, सीवेज, सॉलिड, वेस्ट, रेडियो एक्टिव मटेरियल, इवन वेस्ट केमिकल, प्लास्टिक्स एक्सेट्रा. सो ये हार्मफुल होते हैं हाइड्रोस्फीयर को. सो दिस मटेरियल्स आर एक्सट्रीमली हार्मफुल टू द मराइन लाइफ एंड इट्स एनवायरनमेंट. और यही जो मटेरियल्स रहता है एक्सट्रीमली हार्मफुल होता है और मराइन लाइफ इवन एनवायरनमेंट को भी. दो द पोल्यूटिंग कंपोनेंट्स आर लेस एंड देयर नॉइसेंस वैल्यू इज मोर. और इसी वजह से जो कंपोनेंट्स है वो कंपोनेंट्स हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं कि एंथ्रोपोजेनेटिक डिपॉजिट्स एग्जैक्टली क्या होता है. आगे का जो पार्ट है हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे.